तो आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, उसका जो सेमेस्टर पेपर है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। क्योंकि ये पेपर काफ़ी पहले का है, 2013 का है, तो काफ़ी सारा सिलेबस चेंज हो गया है, बट फिर भी ये हम इसको एज ए प्रैक्टिस के लिए करके देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन B इक्वल्स टू म्यू एच, B इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एच डिवाइडेड बाय म्यू आर, या D B इक्वल्स टू म्यू आर एच डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो देखिए जो रिलेशन होता है ये होता है B इक्वल्स टू म्यू एच। म्यू को आप लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। तो इस रिलेशन से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, बी इक्वल्स टू म्यू एच। सेकेंड क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आर क्या होता है? रो एल बाई ए, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो आर की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, रो की निकालनी है, लेंथ होती है मीटर में, एरिया होगी आपकी मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर कैंसिल, तो जो रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। तो जो इसकी यूनिट होगी ओम मीटर। सो इससे जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ओम मीटर। थर्ड क्वेश्चन है आपका द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज अप्लीकेबल टू। जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो किसके लिए अप्लीकेबल होता है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी जनरेटर, ऑप्शन सी मोटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी जनरेटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन फोर्थ है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव फॉर। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव किसके लिए होता है? ऑप्शन ए कंडक्टिंग मटेरियल, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टिंग, ऑप्शन सी इंसुलेटिंग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कंडक्टिंग मटेरियल को तो देखिए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पूछ रखा है इसमें, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज डायरेक्टली एज। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर का पूछ रहा है रिलेशन। तो आर क्या होता है? रो एल बाई ए। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है आपका? रेजिस्टिविटी के, और किसके? लेंथ के। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज डायरेक्टली एज उसकी रेजिस्टिविटी और उसकी लेंथ। सो बोथ बी एंड सी। द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन ए। ऑप्शन ए है आपका मोटर, ऑप्शन बी है आपका ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है आपका बैटरी, या ऑप्शन डी जनरेटर। सो जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा आपका ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर। स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो प्रिंसिपल है वो यूटिलाइज होता है आपका ट्रांसफार्मर में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 है आपका द टाइम पीरियड ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। मतलब टाइम पीरियड आपका दे रखा है 0.02 सेकेंड्स। तो आपका इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है और ऑप्शन क्या क्या है आपके? 25 हर्ट्स, 100 हर्ट्स, 0.02 हर्ट्स, या 50 हर्ट्स। तो देखिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है, एफ होता है 1/t। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.02।
इसको सॉल्व कीजिए 150, तो 50 हर्ट्ज जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें ध्यान रखिएगा हर्ट्ज में पूछा है, यही अगर रेडियन पर सेकेंड में पूछता तो क्या लिखते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो 2 पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा आपका 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा 2 यूनिट होती है फ्रिक्वेंसी की, एक होती है रेडियन पर सेकेंड, दूसरी होती है आपकी हर्ट्ज, तो दोनों में पूछ सकता है ये। A circuit of zero lagging power factor behaves as zero lagging power factor पूछा है, कैपेसिटिव सर्किट, आरसी सर्किट, इंडक्टिव सर्किट या आरएल सर्किट। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, इंडक्टिव सर्किट में। तो जीरो लैगिंग पावर फैक्टर बिहेव्स एज एन इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। अब 9th क्या है आपका, Thevenin's resistance is found between any two open terminals by short circuiting the given two terminals, by removing voltage source along with their internal resistances, या between the same open terminal as for VTH। हालांकि थेवेनिन्स थ्योरम आपके सिलेबस में है नहीं, बट थेवेनिन्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, एक ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं जिसको कहते हैं VTH, ठीक है ना, और जिस टर्मिनल्स के अक्रॉस VTH निकालते हैं उन्हीं सेम टर्मिनल्स के अक्रॉस हमको RTH भी निकालना होता है, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, बिटवीन सेम ओपन टर्मिनल्स एज फॉर VTH। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9 का डी। Ohm's law for an alternating circuit can be expressed as V by I equals to Z, V by I equals to L, V by I equals to S, yes C, V by I equals to R। So option C is correct, V by I equals to R। ठीक है, बस यहाँ पे वोल्टेज जो हो जाता है RMS वोल्टेज हो जाता है AC के लिए, और करंट भी आपकी RMS करंट हो जाती है, बाकी सब सेम ही रहता है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट के लिए पूछा है, AC सर्किट के लिए पूछा है। The field poles and armature of a DC generator are laminated in order to reduce as weight, eddy current loss, speed या hysteresis loss। So जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका एडी करंट लॉस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सेल्फ इंडक्टेंस को हम क्या क्या कहते हैं और उसके क्या नाम होते हैं, ए इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। थर्टीन्थ क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज गिवन बाई। तो पावर फैक्टर AC सर्किट का क्या होता है, द रेशियो ऑफ R अपॉन XL, टेंजेंट ऑफ द फेज एंगल, कोसाइन ऑफ द फेज एंगल, या साइन ऑफ द फेज एंगल। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सी, कोसाइन होता है इसका फेज एंगल का। तो 13 का द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the property of magnetic material which opposes the flow of magnetic flux in it is known as, option A MMF, option B permeance, option C reluctance, या option D permittivity। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, रिलक्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट जो उसके अपोज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन, उसको रिलक्टेंस कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लीकेज करंट ऑफ ए जंक्शन डायोड, तो लीकेज करंट ऑफ ए जंक्शन डायोड क्या है, डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। गलत, लीकेज करंट जंक्शन डायोड का माइनॉरिटी कैरियर करंट पे डिपेंड करता है, और वो डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है टेम्परेचर से। ऑप्शन बी क्या है, इज ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर, ये भी गलत है, वो माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए फ्लो करता है। डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ इट्स फैब्रिकेशन, या ऑप्शन डी इट इज इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। हालांकि ये क्वेश्चन में कुछ गलती है, डायरेक्ट इसने सही नहीं लिखा है, लेकिन अगर मिली एम्पियर की रेंज हटा दे
तो माइक्रो एम्पियर की रेंज पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपका जर्मेनियम का जो माइनॉरिटी कैरियर या लीकेज करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, जबकि सिलिकॉन का जो होता है नैनो एम्पियर में होता है। तो उस हिसाब से क्योंकि हमको चार में से एक ऑप्शन टिक करना ही है, तो ऑप्शन डी सही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मिली एम्पियर में नहीं होता है, क्योंकि मिली एम्पियर में आपका फॉरवर्ड करंट होता है, रिवर्स जो लीकेज करंट होता है इसको रिवर्स सेचुरेशन करंट भी कहते हैं, और ये रिवर्स बाइसिंग में फ्लो करता है। फ्लो करता है रिवर्स बाइस में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हालांकि कोई अच्छा ऑप्शन हो जाता है इंक्रीजेज विद टेम्परेचर या इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, ऐसा करके कुछ फ्रेम करके देना चाहिए था इस क्वेश्चन को, बट अब क्योंकि कोई ना कोई ऑप्शन टिक करना है इसी वजह से इसको कर लेते हैं ऑप्शन डी को। लेकिन मिली एम्पियर के रेंज में नहीं होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। माइक्रो एम्पियर का वो भी किसका होता है, जर्मेनियम मटेरियल का होता है, सिलिकॉन का तो नैनो एम्पियर में होता है। माइक्रो एम्पियर होता है आपका 10⁻⁻⁶ एम्पियर, और नैनो एम्पियर होता है 10⁻⁹ एम्पियर। Zener diode is operated in forward region, breakdown region, both A and B region, none of this. तो एक्चुअली जीनर डायोड जो है जो इस जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होता है, और जो मेन ऑपरेशन है इसका वो जो है दोनों रीजन में, मतलब जो मेन ऑपरेशन है इसका ब्रेकडाउन रीजन में ही होता है। जो जीनर डायोड है ये ब्रेकडाउन रीजन में ही जनरली ऑपरेट होता है, और जब जीनर डायोड को हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर मतलब स्टेबल वोल्टेज सप्लाई की तरह यूज करते हैं, तो ये ब्रेकडाउन रीजन में ही ऑपरेट करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये फॉरवर्ड रीजन में भी ऑपरेट हो सकता है, तो ऑपरेट तो हालांकि दोनों रीजन में हो सकता है, ये फॉरवर्ड रीजन में भी, ब्रेकडाउन रीजन में भी, बट जो जर्नल यूज होता है इसका वो ब्रेकडाउन रीजन में करते हैं। बट पूछा है कि ऑपरेट किस में किया जाता है, जर्नली ऑपरेट तो ब्रेकडाउन रीजन टिक करते हैं, क्योंकि देखिए ऑपरेशन तो इसका दोनों में हो सकता है, फॉरवर्ड रीजन में भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन फॉरवर्ड रीजन में ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है, ठीक, जैसे नॉर्मल डायोड बिहेव करेगा वैसे ही जीनो डायोड बिहेव करता है। लेकिन ब्रेकडाउन रीजन में यूज होता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर में तो अगर ऐसे पूछे कि वोल्टेज रेगुलेटर में जीना डायोड कैसे यूज होता है, तो एज ए ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन रीजन में यूज होता है, जब हम यूज करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। और फॉरवर्ड रीजन में एज ए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह यूज होता है, तो दोनों यूज हैं एक्चुअली इसके, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोथ, दोनों रीजन में हम इसको यूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड रीजन में भी ब्रेकडाउन रीजन में भी। लेकिन अगर पूछा जाता कि कैसे यूज करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, किस रीजन में ऑपरेट होता है, तो हम आंसर देते हैं ब्रेकडाउन रीजन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी सेम एज मेटल, या ऑप्शन डी नेगेटिव। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूछा है, तो आपका जो है तो ये सेमीकंडक्टर ही, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन डी नेगेटिव। किसी भी सेमीकंडक्टर का नेगेटिव ही होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कुछ रिलेशनशिप दिया है, अल्फा अल्फा होता है आपका करंट गेन, और बीटा भी आपका करंट गेन होता है ट्रांजिस्टर का। ये होता है आपका कॉमन इमीटर करंट गेन, ये होता है आपका कॉमन बेस करंट गेन। ट्रांजिस्टर की डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक होती है आपकी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है आपकी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो है आपका करंट गेन होता है बीटा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है आपका करंट गेन अल्फा। तो कौन कौन से रिलेशनशिप सही है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस वन, ये भी ठीक है। बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, ये भी ठीक है। वन माइनस अल्फा इक्वल्स टू वन अपॉन बीटा प्लस वन, ये भी ठीक है। सो जो गलत गलत है आपका ये है ऑप्शन डी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन वन माइनस बीटा, ये गलत है।
इसमें पूछा है आर नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? आर नॉट करेक्ट, so option D is correct. FETs have similar property as, तो FET की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होती है? PNP ट्रांजिस्टर के, NPN ट्रांजिस्टर के, थर्मोएनिक वैल्यूज के या यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के? तो जो FET की प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है एज यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4H पैरामीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, कौन सा इसमें स्मॉलेस्ट होता है? HI, HF, HO या HI HR है, सॉरी, HO या D HF? सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी HO। तो ये आपका कंप्लीट पेपर जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो उतने डिस्कस हो गए। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ का सॉल्यूशंस चैनल पे अवेलेबल है, जैसे स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ। तो KCL एंड KVL का सेपरेट वीडियो बना हुआ है चैनल पे, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके ये 17 क्वेश्चंस थे पूरे पेपर में। तो जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनका भी सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।